Good morning, students. Today we are going to solve the exercise of chapter 4, that is heat and temperature. Okay, so first question is choose the correct option. In this, we have to find the correct answer and choose from it. So the first question is, students, you can see the option from your book. Okay, the first question is a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस इज़, आपको पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water. So that we have written here. This is our answer, right? Now the next process is thermal energy moving from a warmer object टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। आपको पता है कि जब हीट वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, राइट। सो our answer will be temperature. Next one is the movement of water being heated in a pot ऑन अ स्टोव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पॉट ले लिया आपने, उसके अंदर पानी भर दिया। अब जब आप उसको स्टोव पे गरम कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर चले जाते जाएंगे, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो चूँकि वो हैवी हैं तो वो नीचे आते जाएंगे, राइट। और इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? कन्वेक्शन में। सो कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द थर्मल एनर्जी फेल्ट बाय स्टैंडिंग अराउंड अ कैंप फायर इज़ ड्यू टू। अगर हम कैंप फायर के पास में खड़े हैं और वहाँ पे हमको थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? कंडक्शन का, राइट। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन अ हॉट डे बीच सैंड इज़ हॉटर देन ओशन वाटर। एक एक मतलब दिन में हॉट हॉट दिन डे में डे टाइमिंग में जो बीच सैंड है वो गर्म होती है ओशन के वाटर से। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन दोनों के कंडक्टिविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए जो बीच सैंड है वो ज़्यादा गर्म होती है ठंड के दिन के टाइम पे एज कंपेयर टू ocean water, because sand is more good conductor of heat as compared to water, right? Now the next question that we are going to do is fill in the blanks. First one is dash is a device used for measuring the degree of hotness और कोल्डनेस। आपको पता है कि डिग्री और हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस का मतलब क्या? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? Obviously we all know that we use thermometer, right, to note the temperature. Next one is dash bodies are good absorber and good radiator of heat। कैसी बॉडीज गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर होती हैं हीट की? सो द आंसर इज रफ बॉडीज, राइट। जो रफ बॉडीज होती हैं मतलब स्मूथ नहीं रहती हैं, ऐसी बॉडीज़ जो होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर मतलब हीट को एब्जॉर्ब भी अच्छा करती है और रेडिएट भी अच्छा करती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश इज़ अ डिवाइस दैट कीप्स हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। हमने पढ़ा है कि जो थर्मस फ्लास्क होता है, जो थर्मस होते हैं थर्मस फ्लास्क, वो उसके अंदर अगर हम गर्म चीज़ें रखते हैं तो वो गर्म ही रहती हैं और जो ठंडी चीज़ें रखते हैं वो ठंडी ही रहती हैं, राइट। तो थर्मस फ्लास्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो गर्म चीज़ों को गर्म रखता है और कोल्ड चीज़ों को कोल्ड रखता है। नेक्स्ट इज डैश आर द बॉडीज विच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू दैम। ऐसी बॉडीज़ जो अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास नहीं होने देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज change of state from liquid to gas at a fast rate is known as dash। आपको पता है कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है
बहुत तेज़ी से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, राइट। आपको पता है कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिखना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। सो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, राइट। टेम्परेचर इज़ नॉट एनर्जी बट मेजर ऑफ इट। आपको पता है कि जो हीट होती है वो एनर्जी होती है, बट टेम्परेचर इज़ नॉट एनर्जी बट टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो बिल्कुल सही, टेम्परेचर जो होता है वो हीट का मेजर होता है बट इट इज़ नॉट एनर्जी, राइट। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द मोस्ट वाइडली टेम्परेचर स्केल, द मोस्ट वाइडली यूज टेम्परेचर स्केल इज सेल्सियस स्केल। जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर स्केल यूज़ होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि टेम्परेचर को हम बहुत सारे तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, बट जो मोस्टली हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। वाटर इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। आपको पता है कि जो वाटर है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, राइट। मतलब जब भी हमको गर्मी लगती है तो ऑब्वियसली हम, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉटनेस है, तो हम पानी से हॉटनेस को कम करते हैं। इसका मतलब वाटर जो है वो इंसुलेटर है हीट का। तो द स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियसली करेक्ट। जो वाटर है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है और वो हीट का इंसुलेटर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस लिखना। तो हमको डिफरेंस लिखना है हीट और टेम्परेचर के बीच में। ओके, सो द फर्स्ट डिफरेंस इज हीट इज एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी बट मेजर ऑफ इट, राइट। आपको पता है कि हीट जो है वो एक एनर्जी होती है बट टेम्परेचर एनर्जी नहीं होती है। जब हम उस एनर्जी को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, राइट। हीट इज़ इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। हीट जो है वो इनविजिबल एनर्जी होती है। आपको पता है हम हीट को देख नहीं सकते हैं, है ना। हमको हीट का फ्लो सेंस ज़रूर होता है, हमको पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, बट हम उसको देख तो नहीं सकते हैं, राइट। तो हीट एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसमें कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है, मतलब कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है, ये हमको कौन बताता है? टेम्परेचर, राइट। So these are the two differences between heat and temperature. Now the next difference that we are going to see is conduction and convection. आपको पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन हीट फ्लो की प्रोसेस होती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हीट का फ्लो होता है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से होता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, राइट। It is the movement of heat energy through a solid object from the hot to the cold region. जब भी किसी ऑब्जेक्ट से जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो होता है हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ विदाउट एनी इनविजिबल मूवमेंट और फ्लो ऑफ मटेरियल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। आपको पता है कि सॉलिड सब्सटेंस में जब भी हीट का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
कंडक्शन, हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर हम एक बर्निंग कैंडल के ऊपर एक स्टिक रख देते हैं, मेटल की स्टिक रखते हैं, तो आपको अगर दूसरे एंड पे हमने उस स्टिक को पकड़ रखा है तो हमको थोड़े टाइम बाद हमारे हाथ पे हीट महसूस होती है, राइट। इसका मतलब उस सॉलिड में जो हीट है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. Then the next one is convection. Heat can be conducted through solid, liquid and gases. Heat conduct होती है solid, liquid और gases से. It is the transfer of heat energy from one part of the substance to another by the movement of substance itself. तो जो कन्वेक्शन प्रोसेस होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होती है, बट जो कंडक्शन है वो केवल सॉलिड्स में होता है, राइट. और कंडक्शन में जो मटेरियल है उसका फ्लो नहीं होता है, बट जो कन्वेक्शन है उसमें मटेरियल का फ्लो होता है. मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हमने जो वाटर का एग्जांपल अभी देखा था, उसमें जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाते जाते हैं, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स और हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, राइट. तो कन्वेक्शन में पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, और कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं. तो these are some of the differences between conduction and convection. Now in the third question you have to write about evaporation. Evaporation का मतलब आपको पता है change of state from liquid to gas at a fast rate is known as evaporation. आपको पता है जब भी हम लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. ऑब्वियस ही बात है कि जब आप पानी को गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस. कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है. ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स व्हेन दे जॉइन. जब हम दो रेलवे ट्रैक को जॉइन करते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है. तो वो गैप क्यों रखा जाता है, उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, राइट. और समर सीज़न में जो और आपको ये भी पता है कि जो मेटल्स है जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं. तो समर सीजन्स में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, उस समय जो रेलवे ट्रैक्स हैं चूँकि वो लोहे की बनी हैं तो उनको हीट मिलती है और वो क्या हो जाती हैं, एक्सपांड हो जाती हैं. तो अगर हम दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो एक्सपांड हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि वो आयरन की बनी है और हीट के कारण वो एक्सपांड हो जाएंगी, और जब वो एक्सपांड हो जाएंगी तो वो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगी, राइट. अगर उनके बीच में गैप नहीं होगी तो, जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं. इसलिए जब भी रेलवे ट्रैक्स बिछाई जाती हैं तो दो कंसेक्यूटिव रेलवे ट्रैक्स के बीच में कुछ गैप रखी जाती है, ताकि समर सीज़न में अगर जो आयरन है वो एक्सपांड भी हो तो कोलैप्स नहीं हो, राइट. Now the next, I hope it is clear to all of you. Now the next question is mercury is used in thermometer. थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है. तो ऐसा क्यों कि हम मर्क्यूरी ही यूज़ करते हैं, और कोई सब्सटेंस भी थर्मोमीटर्स में फिल कर सकते थे, फिर मर्क्यूरी को ही क्यों चुना गया वो समझते हैं. मर्क्यूरी इज सेंसिटिव टू हीट एंड एक्सपांड इवन एट अ स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर. मर्क्यूरी जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है हीट के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर में राइज होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो मर्क्यूरी सडनली उसको रिस्पॉन्स कर देती है ना. और हमको थर्मोमीटर में वही चीज़ चाहिए कि जो टेम्परेचर में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो तो उसको ईजिली सेंस कर पाए, इसलिए हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं. मर्क्यूरी इज शाइनी ओपेक लिक्विड, so its level in thermometer can be read easily.
मर्क्यूरी जो होती है वो शाइनी और ओपेक लिक्विड होता है जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं, राइट। इसलिए भी थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं ताकि हम उसका लेवल को इजीली देख के टेम्परेचर मेजर कर सकें। सिंस मर्क्यूरी हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस, अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। आपको पता है कि जो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब इस रेंज के बीच के जितने भी टेम्परेचर होंगे मर्क्यूरी उसको क्लियरली या इजीली मेजर कर पाएगी। इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि हम थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेजर्ट सैंड इज़ हॉट ड्यूरिंग समर। डेजर्ट की जो सैंड होती है वो गर्म हो जाती है समर सीजन्स में, राइट। तो इसका पीछे का रीज़न है द डेजर्ट सैंड इज़ हॉट ड्यूरिंग समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट ऑफ सन द मोस्ट ड्यू टू कन्वेक्शन। तो जो डेजर्ट की सैंड होती है वो सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है ड्यू टू कन्वेक्शन प्रोसेस और इसलिए वो गर्म हो जाती है समर सीजन्स में, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग्स इन डेजर्ट रीजन आर पेंटेड इन लाइट कलर्स। डेजर्ट रीजन के आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम लाइट कलर से पेंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स इन डेजर्ट रीजन आर पेंटेड इन लाइट कलर्स बिकॉज light colors are good reflector of light and hence the temperature inside the building may remain stable। तो जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो जो बिल्डिंग्स के अंदर का टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, मतलब बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को गर्मी नहीं लगती है। इसलिए हम जो बिल्डिंग्स हैं उनको लाइट कलर से पेंट करते हैं और इसीलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर सीजन्स में, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम वुलन क्लोथ्स मतलब ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं विंटर सीजन में? वी वेयर दिस इज़ वियर स्टूडेंट्स, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर सीजन because woolen clothes are good absorber of heat and hence protect us from कोल्ड इन विंटर सीजन। हम कॉटन क्लोथ्स इसलिए हम वुलन क्लोथ्स विंटर सीजन में इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो वुल होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का और वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करके हमको प्रोटेक्ट करता है ठंड से विंटर सीजन में, राइट। तो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वो तो हमको ठंड नहीं लगेगी और इसलिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में। नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ इज़ हीट डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है दैट वी हैव टू राइट। हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट बट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है हीट एक एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी अगर कम तो हीट भी कम, राइट। तो जो हीट होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन टेम्परेचर इन किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर केवल किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस पे डिपेंड करता है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the three ways that heat can be carried from one object to another। कौन कौन से तरीक़ों से हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो आपको पता है कि 3 तरीके होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन तीनों तरीक़ों से जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है, राइट।
नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो आपको पता है बेसिकली देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड व्हाट आर दोज? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. बेसिकली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन द फर्दर चैप्टर्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मोमीटर. सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज द गिव रीजन का सेकेंड क्वेश्चन, राइट. गिव रीजन का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा है कि मर्क्यूरी को हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, और यहाँ पर भी आपसे यही पूछा है कि मर्क्यूरी को हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में. तो द आंसर इज सेम दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. द सेम थिंग यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज place a wooden spoon and a metal spoon in the freezer which will cool faster and why. हमने एक वुडन स्पून रख दिया, मतलब एक लकड़ी की चम्मच रख दी, और एक मेटल की चम्मच रख दी फ्रीज़र में. तो बताइए कि कौन सी जो स्पून है, चम्मच है, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो मेटल की स्पून है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वुड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, राइट. जो वुड जो होता है वो पुअर टेम्परेचर होता है, पुअर कंडक्टर होता है टेम्परेचर का. मतलब वो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देता है, और जब वो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा, जबकि मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा. Hence the metal spoon will cool faster because wood is the poor conductor of temperature. Okay. So today we have done the exercise of chapter 4, that is heat and temperature. Students, you have to copy the exercise in your fair copy. Okay. So that's all for today's class. The further topics we will study in the next lectures. Okay. Thank you.